इसी बीच हमारे पास एक बड़ी और अहम खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। 2 और नई तहसीलों के गठन पर मुहर भी लग सकती है, जिससे प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 277 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक है। नेपाल पीड़ितों का भी मुद्दा उठ सकता है और उन्हें सहायता राशि का जो मुआवजा है, जो भी राहत राशि है, वो पहुंचाने पर भी इसमें बात हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मत्स्य पालक विकास अधिकरण के जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवानिवृत्ति जो आयु है, उससे भी रिलेटेड मसले पर चर्चा हो सकती है। 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जा सकती है। और साथ ही जिस तरीके के नेपाल में भूकंप आया हुआ है, जिस तरीके से वहां पर त्रासदी आई है, उनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता कोष में नेपाल सहायता भेजे जाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसी खबर पर जुड़ चुके हैं लखनऊ से संवाददाता राजीव श्रीवास्तव लाइव। राजीव, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको इसमें रखा जा सकता है। देखिए, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, भूकंप जो आया था उसमें सहायता राशि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। चूंकि अभी तक नियमावली में ये रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी सहायता दी जा सकती थी, वो केवल उत्तर प्रदेश में ही विद इन स्टेट दी जा सकती थी। लेकिन उस नियमावली में संशोधन करते हुए नेपाल को जो राशि पहुंचाई जा रही है, नेपाल के जो भूकंप पीड़ित रहे हैं उनको राशि जो पहुंचाई जानी, आगे भी जो राशि उनको पहुंचाई जानी है, उसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है और कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है। कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा ये है कि नेपाल के जो भूकंप पीड़ित हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाई जा सके और उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी संशोधन किया जाना है नियमावली में, उस संशोधन को किया जाए। जी राजीव, और साथ ही जिस तरीके से तहसीलों के गठन पर भी विचार किया जाएगा, 2 नई तहसीलों का गठन हो सकता है, उस पर मुहर लग सकती है। सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? ये क्यों सोचा जा रहा है कि 2 और नई तहसीलें बनाई जाएंगी, फिर जो तहसील की संख्या है वो 277 तक पहुंच जाएगी? ऐसा क्यों? देखिए, इस समय जिस तरीके से विस्तार हो रहा है और विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, तो उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि कई जो सुविधाएं तहसीलों से मिलनी चाहिए, उसके लिए काफी भागदौड़ लोगों को करनी पड़ती है। और ये मांग काफी दिनों से, जैसे शामली की ऊन है, उसको नए तहसील के रूप में उसका गठन होना है। तो जो सरकार की मंशा है ये साफ है कि जो लोगों को भागदौड़ काफी करनी पड़ती थी, उसके लिए काफी दूर जाना पड़ता था और ये जो मांग हो रही थी, इसको पूरा करके सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जनता के लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं और उसको पाने के लिए उनको काफी भाग दौड़ ना करनी पड़े और तहसीलों के जो चक्कर लगाने पड़ते थे, दूर जाना पड़ता था। तो इस 2 नए तहसील जब बनेंगे, इसको मिला के कुल मिला के उत्तर प्रदेश में जो संख्या हो जाएगी वो 277 हो जाएगी। इसके पहले भी 4 नए तहसीलों का गठन किया गया था। तो सरकार में जो ये मांग आती रही है, जनप्रतिनिधियों की मांग आती रही है, उस पर ये प्रस्ताव लाकर इस पर विचार करते हुए कैबिनेट आज मुहर लगा सकती है। जी राजीव, अब जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस कैबिनेट की बैठक में राजीव, वो कहीं ना कहीं जो नेपाल में भूकंप आया है, उस भूकंप में पीड़ितों के लिए है कि मुख्यमंत्री कोष से सहायता राशि दिए जाने की। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जिस वक्त नेपाल में भूकंप आया था, वहां पे जो भयंकर त्रासदी हुई थी, लोग पीड़ित हुए थे, फर्स्ट डे से ही यूपी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी नजर आई थी। कई ट्रक उन्होंने भेजे, सैकड़ों ट्रक वहां पर सहायता राशि के लिए लोगों को वहां से लाने की सुविधा की व्यवस्था की, ट्रक लगाए गए, बसें लगाई गई, लोग वहां जा रहे थे, डॉक्टर्स की टीम जा रही थी, इस तरीके से सहायता किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज खुलकर निकलकर सामने आ रहा है कि फिर से इस कैबिनेट की बैठक में भी उनकी सहायता के लिए स्टेप लिया जा सकता है। क्या सोचकर आखिर वहां पर सहायता राशि भेजी भी गई है? अब कौन से सहायता राशि और किस प्रकार से किन पीड़ितों को दिए जाने का प्रस्ताव होने वाला है?
देखिए, जो सहायता राशि दी जाती है कई मदों में दी गई है, उसके लिए कई एसोसिएशन भी आ गया है। जैसे आईएएस एसोसिएशन आया, उन्होंने 1 दिन का वेतन अपना दिया। ऐसे ही कई विधायकों ने अपने वेतन में से जो है राहत राशि को नेपाल में पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर्स यहाँ से गए, बसें लगाई गई कि वहां से लोगों को बुलाया जाए जो वहां पे फंसे हुए हैं, भारतीय जो फंसे हुए थे उनको बुलाया जाए, उनके इलाज के लिए कैंप लगवा दिया गया, गोरखपुर में कैंप लगवाया गया। तो ये सारी कवायद इसलिए की गई कि भूकंप पीड़ित जो नेपाल में हुए हैं और जो भारतीय वहां फंसे रहे हैं उनके लिए सहायता की जाए, उनको वापस भी बुलाया गया। और अब जो सहायता की महसूस हो रही है कि मुख्यमंत्री का जो राहत कोष होता है उसमें नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगर कोई दैवीय आपदा आती है तो उसके लिए उस राहत से राशि दी जा सकती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर की बात है और यहाँ जहाँ तक नेपाल की बात है, देश की बाहर की बात है, तो उसके लिए राहत राशि अगर दी जानी है तो जाहिर सी बात है जो नियमावली उसमें संशोधन बिना किए हुए ये संभव नहीं था। इसके लिए आज प्रस्ताव आ सकता है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है उस पर मुहर लगा सकती है कि जो मुख्यमंत्री का राहत कोष है उससे नेपाल को सहायता दी जा सके। जी राजीव, और इसके साथ ही मत्स्य पालक विकास विभाग में ही भी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी जो आयु है उसको बढ़ाकर, पहले 58 वर्ष थी, उसको जो बढ़ाकर अब 60 वर्ष करने का प्रावधान है। क्या सोचकर सरकार इस विभाग की तरफ ये ध्यान दे रही है और आयु को लेकर कहां से और कैसे सरकार ने सोचा कि इस विभाग पर भी कदम उठाने की बात है? कैबिनेट में ये भी एक अहम मुद्दा उठाना चाहिए। देखिए, जो पालकी अभिकरण है इसमें 58 वर्ष की अभी तक सेवा जो होती थी, 58 वर्ष तक ही लोग सेवा कर सकते थे। अगर अधिकतर विभागों में हम बात करें तो वहां पे 60 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से ही है। चूंकि ये अभिकरण है और इस उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन डायरेक्ट आके जो उसके द्वारा संचालित होता है, ये इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक है, तभी जो है 58 से 60 वर्ष की समय सीमा की जा सकती है। क्योंकि विभागों में अगर हम देखें तो अधिकतर विभागों में 60 वर्ष की सीमा पे ही 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही वहां के जो कर्मचारी होते हैं रिटायर होते हैं। इसके लिए आज प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट में और कैबिनेट की मुहर अगर लगती है इस पे तो 58 वर्ष पे जो लोग रिटायर हो रहे थे उनको 60 वर्ष में रिटायर किया जाएगा। इससे 2 साल का उनको फायदा होगा, उससे काफी उनके फंड में भी जो फायदा होगा, तो इसमें काफी खुशी भी उनको देखी जा सकती है और एक राहत की बात हो सकती है मत्स्य अभिकरण के कर्मचारियों के लिए। जी बिल्कुल राजीव, और साथ ही जो चौथा एक अहम मुद्दा है एनआरएचएम, ये एक जो भी कमेटी है जिसमें उस क्षेत्र में आने वाली जो नई बिल्डिंग बन रही है उनके लिए जो पुरानी बिल्डिंग वहां पर है वो ध्वस्तीकरण की मांग की जाएगी और इस पर मुहर भी लग सकती है। राजीव, जिस तरीके से भूकंप आया, झटके महसूस किए गए, क्या उसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री इस प्रावधान को लाने वाले हैं और इस पर मुहर लग सकती है? क्या कुछ वजह मानी जा रही है? देखिए, पुराने जो जर्जर भवन है उनसे लगातार ये खतरा बना रहता है कि उसमें बैठने वाले लोग उसको उपयोग करते हुए लोगों को डर लगता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी होती है कि अगर पुराने भवन जो जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं और उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा, जो जमीनों की कमी है, सरकारी जमीनों की कमी है, नए बिल्डिंग्स के बनाने के लिए जमीनों की जहां आवश्यकता होती है, अगर ये पुराने जो जर्जर भवन है इसको ध्वस्त किया जाए, इसको हटाया जाए तो उसके बाद ही वहां पे जमीन खाली हो सकती है। तो इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि एनआरएचएम एक ऐसी योजना स्वास्थ्य विभाग की जिसके तहत काफी काम किए गए हैं और अभी लगातार काम चल ही रहे हैं। तो इसको लेकर जो पुराने मकान है जिनको ध्वस्त करने के बाद में जमीन भी खाली हो सकती है, जिसका उपयोग नए भवन के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसके लिए भी आज कैबिनेट में संशोधन पर प्रस्ताव आ सकता है, जिसपे कैबिनेट जी राजीव, एनआरएचएम का जो मुद्दा है वो आपने बताया, काफी डिटेल में बताया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे एनआरएचएम के मुद्दे पर कि जिस प्रकार से लोहिया आवास योजना बनी, उसके बाद अभी जो है समाजवादी आवास योजना बनी, अब जो है एनआरएचएम की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके ध्वस्तीकरण का पूरा मामला सामने आया है। आज इस पर मुहर भी लग सकती है। कहीं जो आपको बता दें जो राजीव, कहीं ऐसा तो नहीं है, यूपी सरकार की ये मंशा तो नहीं है जनता की जो वोट है उसको लेकर ये सारी कवायद की जा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, ऐसी आवास योजना जब लाते हैं तो लोग उनसे लाभान्वित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें लाभ मिलता है,
जनाधार जो है वो बढ़ने लगता है। कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसको देखते हुए भी ये सारी योजनाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ किया जा रहा है, दुरुस्तीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पर नई बिल्डिंग्स बनेंगी। देखिए, ये जो इस स्वास्थ्य विभाग की जो योजना है, इसके तहत नए हॉस्पिटल्स का निर्माण हो रहा है, रूरल एरियाज में होना है। अगर सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकताओं में पहले से ही शामिल रहा है। और इसको लेकर जहां पे भी जो कमी आ रही थी, नए भवनों का निर्माण जमीन की कमी की वजह से जहां नहीं हो रहा था, उसके लिए रास्ता बनाया गया है। सरकार ने ये रास्ता बनाया है कि कैबिनेट में इसको मंजूरी देते हुए पुराने भवनों को ध्वस्त किया जाए और वहां पे जगह निकाली जाए। उसके बाद में जो जहां पे नए भवन नहीं बन पा रहे थे, जहां जगह की कमी आ रही थी, उसके बाद में नए भवन बने जाएं, अस्पताल परिसर का निर्माण किया जाए। जो सरकार लोगों के लिए कई सारी ऐसी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग में लाई गई हैं, जिसका हॉस्पिटल वहां इस ऐसे एरियाज में या ऐसी नई बिल्डिंग्स न बन पाने के कारण नहीं हो पा रहा था। इसके बाद में कैबिनेट का अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, इसके बाद में नए परिसर का निर्माण होगा, नई बिल्डिंग्स बनेगी, नई योजना वहां से कार्यान्वित होगी, तो जाहिर सी बात है जनता को इसका काफी लाभ मिलेगा। और जो सरकारी अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, फ्री में जिनका इलाज हो रहा है, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जैसे जगह की कमी के वजह से वो चीजें इंस्टॉल नहीं और नए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं इंस्टॉल हो पा रहे थे। नए भवन जब बनेंगे तो उसमें कई चीजें नई भी आएंगी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो सरकार चिंतित है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कटिबद्ध है, वो पूरी तरीके से लागू किया जा सकेगा। तो उसमें एक बेहतर कदम हो सकता है। कैबिनेट का ये निर्णय भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी बिल्कुल राजीव, आज कैबिनेट की अहम बैठक है। देखा जा रहा है कि विकास के कई एजेंडे हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो एक बड़ा बजट की भी दरकार है, जिस तरीके से इन मसलों पर मुहर लग सकती है, एक बड़े बजट की भी जरूरत होगी यूपी सरकार को। कई मुद्दे हैं जिनमें 2 तहसीलों के गठन पर मुहर लग सकती है। उसके अलावा जब इस तहसीलों पर मुहर लग जाएगी तो 270 बढ़कर हो जाएंगी तहसीलों की संख्या। और वहीं पर आपको बता दें कि जो भूकंप पीड़ित है उनकी मदद के लिए भी मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता कोष नेपाल ले जाने की भी एक उसको तवज्जो दिया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक जो नियम है उनके तहत केवल प्रदेश में ही सहायता दी जा सकती है और इसलिए इन नियमों में संशोधन भी किया जा सकता है। अगर तीसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष है, उसको बढ़ाकर 60 वर्ष की जा सकती है। ये भी एक अहम मसला है जिसको मंजूरी मिल सकती है, मुहर लग सकती है इस विषय पर। और साथ ही एनआरएचएम के तहत बनने वाले भवन की परिधि में आने वाले जो पुराने भवन हैं उनके ध्वस्तीकरण को भी मंजूरी मिल सकती है, ताकि वहां पर नए भवन, नए हॉस्पिटल्स बनाए जा सके और लोगों को इनका लाभ दिया जा सके। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से।